n square angstrom बोहर मॉडल में by using the बोहर मॉडल हमने ये एक एक्सप्रेशन फाइंड किया था, ठीक है, कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हम इस एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे n स्क्वायर है, n क्या है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी इस साइज ऑफ एटम या रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ शेल वगैरह फाइंड करने के लिए हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। दूसरे इसके बाद है जी एस्मिथर क्वांटम नंबर, इट टेल्स अस अबाउट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है जी, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ये हमें एस्मिथर क्वांटम नंबर बताता है। इसी तरह से टाइप ऑफ सब शेल, ये भी हमें एस्मिथर क्वांटम नंबर से ही पता चलता है। उसके बाद है बेटा जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इससे टाइप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की टाइप हम फाइंड करते हैं, ठीक है, कि कौन सा ऑर्बिटल होगा। इसके अलावा स्पेस ओरिएंटेशन, ठीक है, इट आल्सो टेल्स अस अबाउट स्पेस ओरिएंटेशन, ठीक है, ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है लास्ट पे स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रोटेशन ऑफ, रोटेशन भी कह सकते हैं, स्पिनिंग भी कह सकते हैं, रोटेशन या स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बताते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जब अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करता है, ठीक है, रोटेट करता है, या फिर हम कह सकते हैं स्पिन करता है, तो वो क्लॉकवाइज स्पिन करता है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग करता है, ये हमें पता चलता है किससे बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर से। अब उसके बाद ये चीज याद रखिएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना n, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होती, ठीक है बेटा। अगर n की वैल्यू 1 है तो ये k शेल है, ये k शेल होगा, ठीक है, 2 है तो l शेल है, फिर m शेल, ठीक है। इस तरह से ये आपने याद रखना है कि इनसे हमें शेल्स का पता चलता है। फिर उसके बाद एजिमुथल क्वांटम नंबर है बेटा, एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है ना स्मॉल l, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू n से 1 कम होती है, ठीक है, यानी l की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है बेटा जी। यहाँ पे आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर l की वैल्यू 0 है, l वैल्यू अगर 0 आ रही है तो फिर s सब शेल होगा, ठीक है जी। अगर l की वैल्यू 1 है तो p सब शेल है, l की वैल्यू 2 है तो d सब शेल होगा, l की वैल्यू 3 है तो f सब शेल, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास 4 हो तो बस इतनी होगी। वैसे ये आगे भी चलते हैं s p d f g h i j k, ठीक है, t तक ये चलते हैं, और लेकिन हमारे कोर्स में यही है s p d f। अभी तक जो एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उसमें भी इन्हीं को हम डिस्कस करते हैं, यानी कि इससे इसके अलावा कोई मजीद सबशेल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो s p d f तक ही हम इसको पढ़ते हैं। तो ये है जी एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ना बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये कैसे फाइंड करते हैं, ये देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 और प्लस माइनस एल के इक्वल होगी, 0 होगी प्लस माइनस एल, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। जैसे सपोज एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू 0 ही होगी, एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू होगी 0 प्लस 1 माइनस 1, और अगर एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू होगी 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। एल की वैल्यू 3 है तो एम की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0
+1 -1 +2 -2 +3 -3, यानी जो वैल्यू ऑफ एल होगी ये मैक्सिमम वैल्यू एम की होगी। ठीक है, समझ आ गई? तो उसी का प्लस होगा और उसी का माइनस कर देंगे, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये हम यहाँ पे फाइंड भी करते हैं, ये चीजें सब आपने लिखनी है। ये देखिए, सपोज कीजिए कि n = 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब है L शेल है। ठीक हो गया बेटा? तो इसके लिए L की वैल्यू कितनी होगी? L की वैल्यू होगी 0 और 1, क्योंकि L वैल्यू इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n इज इक्वल टू 2, तो L की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 - 1 यानी कि 1। ठीक है, L की वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा हमें 0 से ही स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 0 एंड 1। ठीक है, 0 और 1 होगी इसकी वैल्यू। अब 0 किसको शो कर रहा है? S सब शेल, और 1 किसको शो कर रहा है? P सब शेल। ठीक है जी, समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि जब सेकंड शेल होगा तो सेकंड शेल में S सब शेल भी होगा और P सब शेल भी होगा। ठीक है जी, समझ आ गई? फिर अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू 0, यानी L इज इक्वल टू 0, इट मींस M इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यूज क्या होंगे बेटा? मैंने आपको बताया कि एक इसकी वैल्यू +1 कर देंगे, दूसरी -1 और तीसरी 0। ठीक है, अब L इज इक्वल टू 1 किसको सर शो अगर करता L है? की वैल्यू 2 होती तो फिर हमारे पास 3 सब शेल होने थे। जी जी, दोबारा बोले। सर अगर L की वैल्यू हमारे पास 2 होती तो फिर हमारे पास 3 सब शेल हम लिखेंगे ना, SP और D। 0 1 और 0 1, L की वैल्यू 2 होती ना तो 0 1 2 होते। ठीक है, समझ आ गई? जी सर। सब शेल S P और D। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे L इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें, अब M L इज इक्वल टू 1 है तो L इज इक्वल टू 1 P सब शेल को शो कर रहा है। इसकी फर्दर 3 वैल्यूज आ रही है M के लिए, तो M हमें ऑर्बिटल बताएगा। ठीक है, यानी P सब शेल में 3 ऑर्बिटल आएंगे, कौन कौन सा? Px Py Pz। ठीक है बेटा, समझ आ गई? तो इस तरह से जो सब शेल्स हैं ये फर्दर ऑर्बिटल्स में डिवाइड होते हैं और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है। तो अब इसको हम एब्रिविएशन में लिखते हैं। ये देखिए जी, यहाँ सबसे पहले तो आ गए जी शेल्स। ठीक है, या फिर हम कहते हैं जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये शेल्स आ जाएंगे। उसके बाद मैग्नेट एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ L हमारे पास आ रही है, इधर हम लिख देते हैं N, इधर लिख देते हैं L, इधर लिख देते हैं M। ठीक हो गया? अब अगर N इज इक्वल टू 1, N अगर 1 है तो इसका मतलब है ये क्या है? K शेल। और इसके लिए L की वैल्यू क्या होगी बेटा? L की वैल्यू 0। ठीक है, L की वैल्यू तो करेगा S सब शेल। ठीक है, और M की वैल्यू भी 0 आ जाएगी फिर, यानी S ऑर्बिटल। ठीक है बेटा? अब यहाँ अगर n इज इक्वल टू 2 है तो फिर n इज इक्वल टू 0 एंड 1। ठीक है, l की फिर दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी? एक 0 और दूसरी 1। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 0 फिर शो करेगा किसको? S सब शेल को। और n इज इक्वल टू 1 किसको शो करेगा बेटा? P सब शेल को। ठीक है, अब इधर n इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू 0, यानी m इज इक्वल टू 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि S ऑर्बिटल है। ठीक है, इधर L इज इक्वल टू 1 तो M की वैल्यूज क्या आएंगी बेटा? +1 0 -1। ठीक है, तो +1 शो कर रहा है Px, ये Py
TZ, ठीक है। इसी तरह से अगर n इज इक्वल टू 3 है तो L की हमारे पास तीन वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, 0, 1 और 2। यानी इससे पता चला कि ये S सब शेल है, P सब शेल है, D सब शेल है, ठीक है बेटा। यानी पहले शेल में एक ही सब शेल होगा S सब शेल, दूसरे शेल में क्या होगा S और P सब शेल, तीसरे शेल में क्या होगा बेटा S P D सब शेल, और चौथे में S P D F आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से इनकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज भी आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमें कैसे आते हैं, क्वेश्चन हमें इस तरह से आते हैं कि जैसे हमें कहा जाए which of the following set of quantum number is not possible, ये क्वेश्चन है जी, which of following quantum number values set is not possible, कौन सा पॉसिबल नहीं है। अल्फा ऑप्शन में हमें कहा जाए n is equal to 1, n is equal to 0, m is equal to +1। स्पिन क्वांटम नंबर जो है ना ये बेटा प्लस हाफ होता है या माइनस हाफ, यानी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या वो क्लॉकवाइज होंगे या क्या होंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर सपोज कीजिए प्लस हाफ लिख दिया, बीटा में कह रहा है n is equal to 2, n is equal to 1, m is equal to 0, s is equal to plus half, Charlie n is equal to 3, n is equal to 2, m is equal to +2, s is equal to 0, डेल्टा में n is equal to 3, n is equal to -2, m is equal to 0, s is equal to plus half। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि which of the following set of quantum number is not possible, कौन सा पॉसिबल नहीं है, ये हमने बताया। तो अगर अल्फा में देखें तो n is equal to 1 है, तो l की वैल्यू n से हमेशा एक कम यानी 0 होगी, और m की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया l की वैल्यू के इक्वल होती है या इससे छोटी होती है। तो यहाँ पे l की वैल्यू +1 हो रही है, m की वैल्यू कितनी है बेटा +1, l की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, समझ आ गई। ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है ना ये पॉसिबल नहीं है। इधर देखिए n is equal to 2 है तो l is equal to 1 पॉसिबल है, m is equal to 0 पॉसिबल है। तो स्पिन क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पॉसिबल है। इधर देखें n is equal to 3 है, l is equal to 2, तो हर m की वैल्यू n से हमेशा कम होगी, तो 2 वैल्यूज की हो सकती है। m की वैल्यू जो l की वैल्यू के इक्वल भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, तो ये भी पॉसिबल है। s is equal to 0 इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉसिबल है। इसी तरह से n is equal to 3, l is equal to -2 पॉसिबल है, m is equal to 0 ये भी पॉसिबल है, और s is equal to +half ये भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब इसकी अल्फा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। समझ आई कुछ के नहीं जी। इसी तरह से अगर हमें ये कहा जाए कि कौन सा क्वांटम नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ जी, which of following set of quantum number represents valence electron of सोडियम। सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कौन सा क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये हमें कैसे फाइंड करना होता है, सबसे पहले तो चलिए ऑप्शन को छोड़े, मैं आपको बताता हूँ इसको फाइंड कैसे करना है। ये सोडियम है, ये इसका एटॉमिक नंबर 11, हम इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है बेटा 3s1। अब यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा कि ये sp,d,f जो भी है ना इनका कोएफिशिएंट जो होता है, जैसे 3 है ये n की वैल्यू होती है, यानी n is equal to 3, ठीक है, और ये s है तो n is equal to 0, s में तो क्वांटम नंबर n is equal to 0 होगा तो वो s को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर n is equal to 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी 0। अब इसमें चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन क्वांटम नंबर +12 यानी एक
इलेक्ट्रॉन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और एंटी क्लॉकवाइज को हम प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये इसका सेट ऑफ क्वांटम नंबर वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है बेटा, n = 3, l = 0, m = 0, s = प्लस हाफ। ये L0 कैसे है? ये तो n-1 है। एंटी क्लॉकवाइज से कैसे पता चलेगा? ये वाली यस सर। बेटा ये आपने ये वैल्यू याद रखनी है, l = 0, s को रिप्रेजेंट करता है, l = 1 p को, l = 2 d को, l = 3 किसको शो करेगा? f को। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि s है तो s के लिए हम l की वैल्यू क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, और m की वैल्यू l की वैल्यू के इक्वल या इससे छोटी हो सकती है, तो l = 0 तो m भी 0 ही होगा। ठीक है, और स्पिनिंग उसकी क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसकी स्पिनिंग क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जो भी एंटी क्लॉकवाइज हम शो करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को, तो प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये अब आपको ना ऐसे 4 क्वांटम नंबर के सेट गिवन होंगे और ये कहा जा रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम को कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां से आपने इसको चेक करना है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी बेटा। अच्छा, अब इसके अलावा ये चीज याद रखिएगा कि अगर आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इज इक्वल टू n स्क्वायर फार्मूला। ठीक है, क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे? n स्क्वायर फार्मूला। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए जी पहले शेल में कितने ऑर्बिटल बनेंगे, तो 1 का स्क्वायर कर दें, 1 एक ही ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, s ऑर्बिटल। दूसरे में कितने बनेंगे बेटा? 2 का स्क्वायर कर दें, यानी 4 ऑर्बिटल बनेंगे। कौन कौन सा? 1 s और 3 p, यानी 4 बन गए। इस तरह थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल बनेंगे बेटा? 9 ऑर्बिटल। ठीक है, 1 s 3 p और 5 d, इस तरह से 9 ऑर्बिटल बन जाएंगे। फोर्थ में 16। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, क्या फार्मूला लिखेंगे आप? n स्क्वायर फार्मूला। ठीक है बेटा, समझ आ गई? तो इसी तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे फाइंड करेंगे? 12 + 1 फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। ठीक है जी, समझ आ गई? इसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल, सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × 12 + 1 फार्मूला अप्लाई करेंगे आप। ठीक है, क्लियर है? तो ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। तो जैसे आपसे कहा जाए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन s ऑर्बिटल, The number of electrons का formula 2 × 12 + 1 है। 2 × 12 + 1। ठीक है बेटा, 2 × 12 + 1। अब बेटा इसी तरह से जैसे आपसे कहा जाए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स या हाउ मेनी मैक्सिमम लिख लें, हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स मे बी इन p सबशेल। p सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अल्फा 2, बीटा 6, चार्ली 8, डेल्टा 10। तो p में मैक्सिमम कितने आएंगे बेटा? 6। ठीक है, कैसे पता चला? p के लिए l की वैल्यू 1 होती है ना, तो इधर आप 1 पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 2l + 1, यानी 2 × 1 + 1 × 2, यानी 2 × 2l + 1 फार्मूला अप्लाई करेंगे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा फिर 2 + 1 3, 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन। आप इनको फार्मूला अप्लाई करने की बजाय ना वैसे ही याद रखें।
वैसे कैसे याद रखेंगे आप, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D में मैक्सिमम बेटा 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन। ये इसी फार्मूला से हमने फाइंड किए हुए। ठीक है जी, समझ आ गई बच्चों? समझ तो नहीं आई? तो नो सर। जी ये आपने ऐसे ही याद रखना है, S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14। ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए P सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, ठीक है जी, क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन P सब शेल। P सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 2, 3, 5, 7, 3 ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। P है ना, तो P के लिए L की वैल्यू 1 है, 2 1 2 प्लस 1 3, 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे। कौन कौन से? px होगा, एक py और एक pz। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाएंगे इसमें। तो आंसर आ जाएगा बेटा 3। ये फार्मूला बस आपने इसमें याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से फाइंड करते हैं बेटा? ये लिखनी है ना आपने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम कुछ रूल्स यूज करते हैं। जिनमें सबसे पहला रूल है n+l रूल। ठीक है बेटा, n+l रूल। n+l रूल क्या है? इस रूल के मुताबिक हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स को उनकी एनर्जी की बेस पर अरेंज करते हैं। ठीक है, जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में आएंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए, सपोज ये 2p है और ये 3s है। ठीक है, इसके लिए हम n+l वैल्यू फाइंड करते हैं। मैंने आपको बताया था ये जो वैल्यू होती है n की वैल्यू होती है। इसके लिए n की वैल्यू 2 आ गई और ये p है, l = 1 आ गया। इधर देखें बेटा, n की वैल्यू क्या है 3 और l की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो इधर n+l फाइंड करें, 2 + 1 यानी 3। इधर n+l फाइंड करें, 3 + 0 यानी 3। जिसकी n+l वैल्यू बड़ी होगी उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी n+l वैल्यू छोटी होगी उसकी एनर्जी कम। लेकिन अगर दो ऑर्बिटल के लिए n+l वैल्यू सेम आ जाती है, जैसे 2p के लिए भी 3 आ रही है और 3s के लिए भी 3 आ रही है, तो फिर आपने याद रखना है जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी वो हाई एनर्जी रखता होगा। इधर n की वैल्यू 3 है, इधर n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब है 2p हैज लेस एनर्जी एज कंपेयर्ड टू 3s, यानी 3s की एनर्जी ज्यादा है, 2p की एनर्जी कम है। ठीक है बेटा, तो इस बेस पर ऑर्बिटल्स को अरेंज किया जाता है। इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बेस पर हम ऑर्बिटल को अरेंज करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। तो इसी बेस पर एक प्रिंसिपल सामने आता है जिसे हम कहते हैं ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, तो ये ऑफ बॉ प्रिंसिपल की बेस पर हम इनको अरेंज करते हैं। जैसे ये देखिए, सबसे पहले आएगा 1s। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक है, फिर पब्लिक स्कूल लिखेंगे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। फिर उसके बाद आप लिखेंगे बेटा डिविजनल पब्लिक स्कूल, फिर डिविजनल पब्लिक स्कूल, फिर नेक्स्ट फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। दो दो दफा आपने रिपीट करना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल,
फिर डीपीएस डीपीएस, फिर एफडीपीएस एफडीपीएस। अब एस को आप 1 से स्टार्ट कर दे, 1 2 3 4, फिर उसके बाद ये 5 6, ये 7। पी को 2 से स्टार्ट करेंगे, 2p 3p 4p 5p 6p। फिर उसके बाद डी को आप 3 से स्टार्ट करेंगे, 3d 4d 5d, और एफ को 4 से। अब ये अरेंज हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरफ इनकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, ठीक है, समझ आ गया। जिसे हम कहते हैं अप प्रिंसिपल, और ये n+l रूल की बेस पर ही है। फिर अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं, जैसे सपोज हम मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो ये बनेगी फिर 1s2 2s2 फिर 2p6, देखिए 1s 2s फिर 2p, फिर उसके बाद 3s, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो इस बेस पर अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हम इसमें एक रूल नेक्स्ट पढ़ते हैं जिसे हर्ट्ज रूल कहते हैं। इस रूल को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, इस रूल के मुताबिक अगर 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए मोर देन 1 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में आएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक ऑर्बिटल में पेयर अप होने के बजाय अलग अलग रहना पसंद करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए नाइट्रोजन है, इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 7 है, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है s में, एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो अपोजिट हाफ एरो से इनको शो कर दें। आप फुल एरो भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। 1s2 2s2, फिर आएगा बेटा 2px 2py 2pz। अब देखिए ना, ये तीनों ऑर्बिटल जो है px py और pz, ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो अगर हम किसी एक में इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर दें और 2pz को खाली कर दें, तो इट इज अगेंस्ट द हर्ट्ज रूल, ये हर्ट्ज रूल के खिलाफ है। वो कहते हैं कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो इलेक्ट्रॉन किसी एक में पेयर अप होने के बजाय क्या करेंगे, अलग अलग रहेंगे विद सेम स्पिनिंग, ठीक है। तो ये अलग अलग रहना पसंद करेंगे। अब नेक्स्ट है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इम्पॉसिबल है कि वो चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम रखें, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8, हम इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, ठीक है। तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों जो है ना इलेक्ट्रॉन को हमने सेम स्पिनिंग के साथ शो कर दिया। देखिए बेटा, ये दोनों सेम स्पिनिंग के साथ आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू भी 2 है, l की वैल्यू 1 है, और इनकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू भी सेम है, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में आ रहे हैं। तो इनकी स्पिनिंग भी सेम है, दोनों पॉजिटिव हाफ से शो कर रहे हैं, तो इसके तो चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम हो गई। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं हो सकती, पहली 3 वैल्यू सेम हो सकती है, चौथी नहीं हो सकती। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी अपोजिट हाफ एरो से ही हम इसको शो करेंगे, ठीक है। जैसे हम ये कहा है एक क्वेश्चन की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2px2 2py1
2p 0। तो कहते सर ये क्या लिखा आपने n नाइट्रोजन 7, ठीक है। Which of following is not applicable? Here. Yeah, which of the following rule is not being obeyed? कौन सा रूल ओबे नहीं हो रहा बेटा? n+l रूल ओबे नहीं हो रहा। बीटा में कहता है जी अफवाह ओबे नहीं हो रहा। चार्ली में कहता है होन्स रूल ओबे नहीं हो रहा। होन्स रूल डेल्टा में पॉलिस जी बेटा शाबाश, होन्स रूल ओबे नहीं हो रहा। ठीक है, समझ आ गई। इसी तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह देते हैं जी फ्लोरीन की F9 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1। हाँ जी, कौन सा रूल ओबे नहीं हो रहा बेटा? PEP पॉलीज जी एक्सपेंड पॉलीज प्रिंसिपल क्यों? दोनों से आ गए ना, सेम स्पिनिंग से आ जाएंगे तो स्टूडेंट प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं फिर भी आपने पेयर अप कर दिया तो वो हॉन्सरूल को ओबे नहीं कर रहा। लेकिन अगर इस तरतीब के अगेंस्ट चला गया तो ऑफ प्रिंसिपल जो है और n+l रूल ये दोनों फॉलो नहीं होंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गई। तो इस चीज को आपने याद रखना है कि आपको कैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कौन सा रूल जो है यहाँ पे ओबे नहीं हो रहा। ठीक है, और इस तरह से आपको इनकी डेफिनेशन की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि ये कौन सा रूल है, तो इनकी डेफिनेशन जो है तो आपने मुझसे याद करनी है। तो ये था जी चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए डिस्कशन कौन